नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट्स में बात करेंगे कि अमेरिका का सबसे डेंजरस स्टील्थ फाइटर F-35 जिसे रडार पकड़ ही नहीं सकता था, उसे ईरान ने डिटेक्ट कर लिया, लॉक भी किया और फायर भी कर दिया। और अब अमेरिका खुद शॉक में है कि ये पॉसिबल हुआ कैसे और कैसे अग्नि 6 की 12,000 किलोमीटर रेंज सुन के पाकिस्तान का रोना शुरू हो गया है। और इसी बीच इंडिया अपना खुद का फाइटर जेट इंजन डेवलप कर रहा है, कावेरी 2.0। और सबसे डेंजरस डेवलपमेंट, इंडिया का अपना कैट्स वॉरियर ड्रोन जो फ्यूचर में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल ले जा सकता है, मतलब बिना पायलट के डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो पहली खबर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक यूएस का F-35 स्टील्थ फाइटर ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पर था। अब नॉर्मली होता क्या है, F-35 जैसे एयरक्राफ्ट को स्पेशली इसलिए डिजाइन किया जाता है कि वो एनिमी रडार पर डिटेक्ट ही ना हो, मतलब वो साइलेंटली एनिमी के एयर स्पेस में घुस जाता है, स्ट्राइक करता है और वापस आ जाता है बिना पकड़े गए, क्योंकि वो एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। लेकिन इस बार एग्जैक्टली उल्टा हो गया है। ईरान का क्लेम है कि उसने F-35 लाइटनिंग 2 को सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं किया, बल्कि ट्रैक करके उस पर फायर भी किया है और बाकायदा वीडियो भी रिलीज किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूएस ने भी इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है कि एयरक्राफ्ट ईरानियन फायर से हिट हुआ था, जिसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और पायलट सेफ बताया जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट आखिर डिटेक्ट हो कैसे गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने ट्रेडिशनल रडार नहीं बल्कि इंफ्रारेड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यूज किए होंगे। बेसिकली रडार स्टील्थ एयरक्राफ्ट को मिस कर सकता है, लेकिन इंफ्रारेड सिस्टम हीट सिग्नेचर डिटेक्ट करता है और कोई भी एयरक्राफ्ट चाहे कितना भी स्टील्थी क्यों ना हो, इंजन हीट जनरेट करता ही है। ईरान के पास कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो रडार एमिट नहीं करते बल्कि पैसिव ट्रैकिंग करते हैं, मतलब बिना सिग्नल दिए एयरक्राफ्ट को ट्रैक करते हैं। ये सिस्टम लो अल्टीट्यूड या स्पेसिफिक एंगल्स पर स्टील्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और अगर एक बार लॉक मिल गया तो फिर शॉर्ट रेंज हीट सीकिंग मिसाइल फायर की जा सकती है। यही शायद यहाँ हुआ होगा। और ईरान ने क्लेम किया है कि उसने F-35 को हिट किया और यूएस ने कंफर्म किया है कि एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, F-35 क्रैश नहीं हुआ, पायलट ने कंट्रोल मेंटेन रखा और सेफली बेस तक वापस आ गया। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर एयरक्राफ्ट हिट हुआ था तो फिर बचा कैसे? इसका जवाब है F-35 का डिजाइन। F-35 स्टील्थ के साथ साथ एक हाईली सर्वाइवल प्लेटफॉर्म भी है। इसमें एडवांस्ड डैमेज कंट्रोल सिस्टम होते हैं, रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल होते हैं और पायलट के पास रियल टाइम डेटा होता है कि एयरक्राफ्ट किस कंडीशन में है। मतलब अगर एयरक्राफ्ट हिट भी हो जाए तो भी वो इमीडिएटली क्रैश नहीं करता। पायलट को चांस मिलता है सिचुएशन हैंडल करने का और एयरक्राफ्ट को सेफ लैंडिंग तक ले जाने का, और यही यहाँ हुआ होगा। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यूएसए अब कंफ्यूज है, क्योंकि अब तक नैरेटिव ये था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है और स्टील्थ एयरक्राफ्ट इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और F-35 तो यूएस यानी अमेरिका के लिए एक प्राइड जेट है, क्योंकि वो है ही इतना एडवांस। और यहाँ ईरान ने उसका घमंड तोड़ दिया, क्योंकि सब जानते ही हैं कि यूएसए के सामने ऑलरेडी लोग खुद घुटने टेक देते हैं, पर ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है और वो भी अच्छा खासा कंपटीशन देकर। और अब अगर ईरान ने एक्चुअली F-35 को डिटेक्ट करके हिट किया है तो इसका मतलब है या तो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कैपेबल हैं, या फिर यूएस के ऑपरेशन में ही कोई गैप है, या फिर स्टील्थ टेक्नोलॉजी को काउंटर करने का नया तरीका डेवलप हो चुका है। और ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं। इसी वजह से अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस सिस्टम ने डिटेक्ट किया, किस एंगल से ट्रैक हुआ और कौन सी मिसाइल यूज की गई। क्योंकि अगर ये कंफर्म हो जाता है कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट को रिलायबली डिटेक्ट किया जा सकता है तो पूरा एयर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन ही चेंज हो सकता है। अब इसी के साथ दूसरी न्यूज़ को देखें तो ये पूरा स्ट्रेटजिक पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो जाता है, स्पेशली साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कंसर्न रेज किया है इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, स्पेशली उन रिपोर्ट्स पर जहां कहा जा रहा है कि इंडिया 12,000 किलोमीटर रेंज तक के मिसाइल्स डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इतनी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी रीजनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी नहीं है और ये सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड नहीं रहेगी बल्कि ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट डाल सकती है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि उनका मिसाइल प्रोग्राम स्ट्रिक्टली डिफेंसिव है और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है, जो सिर्फ इंडिया को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है।
पाकिस्तान का क्लेम है कि उनके मिसाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के नहीं हैं और वो अपनी कैपेबिलिटी को डेलिबरेटली लिमिटेड रख रहे हैं ताकि एस्केलेशन ना हो। लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी सिस्टमेटिकली इवॉल्व हुआ है, मेनली DRDO के अंडर। अग्नि सीरीज इसका बैकबोन है। अग्नि 5 ऑलरेडी 5 से 7,000 किलोमीटर रेंज के बीच ऑपरेट करती है, जो टेक्निकली इंटरकॉन्टिनेंटल कैटेगरी के क्लोज है। और अब जो फ्यूचर प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे हैं जैसे अग्नि 6 या सूर्या, उनकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इस लेवल की रेंज का मतलब है कि सिर्फ रीजनल टारगेट्स ही नहीं बल्कि ग्लोबल कवरेज पॉसिबल हो जाती है। साथ ही इन मिसाइल्स में MIRV टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, मतलब एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड कैरी कर सकती है और अलग अलग टारगेट हिट कर सकती है। अब पाकिस्तान इसे एक कंसर्न के रूप में देख रहा है क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से ये रीजनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि ब्रॉडर स्ट्रेटजी डिटरेंस के लिए है, स्पेशली चाइना जैसे एडवर्सरीज को ध्यान में रखकर। खैर, मेरा तो कहना यही है यहाँ पर कि इतना ही डर लगता है तो बार बार इंडिया के अंदर घुसते ही क्यों फालतू में उंगली करते हो। और अगली खबर की बात करें तो GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने कंफर्म किया है कि वो एक्टिवली काम कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन कावेरी इंजन पर, जिसे अब कावेरी 2.0 बोला जा रहा है। और इस बार अप्रोच थोड़ी प्रैक्टिकल लग रही है, मतलब एक ही बार में परफेक्ट इंजन बनाने के चक्कर में फेल होने के बजाय स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस की जा रही है। सबसे पहले फोकस है एग्जिस्टिंग कावेरी इंजन को सर्टिफाई करने पर। जो करंट वर्जन है GTX 35VS, उसको अब रियल फ्लाइट कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि लैब में सब कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब इंजन हवा में ऑपरेट करता है। वहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन सब कुछ रियल होता है। अभी जो बेस वर्जन है वो अराउंड 49 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये ऑब्वियसली तेजस के मेन इंजन के लिए इनफ नहीं है, लेकिन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। प्लान ये है कि पहले इस इंजन को रिलायबल बनाया जाए, उसके बाद ग्रेजुअली इसको अपग्रेड कर दिया जाए। अगला स्टेप होगा इसका आफ्टर बर्नर वर्जन, जिसे तेजस के 1 पर टेस्ट किया जा सकता है। ये मूव बहुत स्मार्ट है क्योंकि एक एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट पर टेस्ट करके इंजीनियर्स को रियल वर्ल्ड डेटा मिलेगा। थ्रस्ट कितना बूस्ट हो रहा है, फ्यूल कितना जल रहा है, ओवर हीटिंग हो रही है या नहीं, सब कुछ पता चल सकता है। और फिर आता है मेन टारगेट कावेरी 2.0। इसका एम है 55 से 59 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 90 किलोन्यूटन क्लास तक पहुंचना। और अगर इंडिया ये अचीव कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि फ्यूचर फाइटर्स जैसे तेजस MK2 या AMCA के लिए हम अपना इंजन खुद बना सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो आने वाले टाइम में फाइटर जेट्स अकेले नहीं लड़ेंगे, उनके साथ ड्रोन्स होंगे जो उनके लिए काम करेंगे। ये ड्रोन रिकॉनेसेंस भी करेंगे, एनिमी रडार को कंफ्यूज भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अटैक भी करेंगे। इंडिया भी इसी डायरेक्शन में फास्ट मूव कर रहा है। कैट्स वॉरियर MK2 का जो नया डिज़ाइन सामने आया है वो क्लियरली दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ स्मॉल ड्रोन्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, बल्कि हैवी स्ट्राइक UCA डेवलप कर रहा है। पहले जो कैट्स वॉरियर का कॉन्सेप्ट था वो 5 से 6 टन क्लास का माना जा रहा था, लेकिन अब जो अपडेटेड डिज़ाइन दिख रहा है वो काफ़ी बड़ा और पावरफुल प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता है। इसमें DSI यानी डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनटेक जैसा फीचर दिख रहा है जो जनरली स्टिल्थ और एफिशिएंट एयरफ्लो के लिए यूज होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसकी पेलोड कैपेबिलिटी। इसमें ब्रह्मोस NG और रुद्रम 2 जैसे हैवी वेपन इंटीग्रेट करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब ब्रह्मोस NG खुद एक 1.5 टन के आसपास की मिसाइल है, तो अगर कोई ड्रोन इसे कैरी कर रहा है तो वो नॉर्मल ड्रोन तो नहीं होगा। इसी वजह से एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कैट्स वॉरियर MK2 का वेट 10 से 13 टन तक जा सकता है और ये इसे ग्लोबल लेवल के हैवी UCA कैटेगरी में ले जाता है, जहां US और रसिया के प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसको पावर करने के लिए HTFE-25 इंजन यूज हो सकता है। अगर ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है तो टोटल थ्रस्ट अराउंड 50 किलोन्यूटन तक मिल जाएगा, जो एक हैवी UCA के लिए काफ़ी बैलेंस्ड सेटअप है। ये एयरक्राफ्ट हाई स्पीड के साथ साथ लॉन्ग इंडोरेंस और हैवी पेलोड के लिए डिज़ाइन हो रहा है, मतलब ये मैक 0.7 से 0.8 स्पीड पर लॉन्ग इंडोरेंस मिशन कर सकता है, डीप स्ट्राइक मिशन एग्जीक्यूट कर सकता है और हैवी वेपन्स कैरी कर सकता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली डेवलप हो गया तो इंडिया की एयर पावर एक कम्प्लीटली नए लेवल पर पहुंच जाएगी। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।